गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इतिहास में एक नए अध्याय अर्थात विजयनगर साम्राज्य का आरंभ करना है। ठीक है, विजयनगर जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने कर्नाटक क्षेत्र में आने वाले एक इलाके हम्पी और उसके आसपास के इलाकों में प्रारंभ किया था। यहाँ पर एक जगह थी अनेगोंडी करके, अनेगोंडी नामक क्षेत्र की स्थापना की थी और वहाँ पर संगम वंश का प्रारंभ किया था। चूँकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम और अपने पिता के नाम पर ही उन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश रखा था। लेकिन जिस क्षेत्र में इस वंश की स्थापना हुई थी वो क्षेत्र कालांतर में कहलाया विजयनगर। इस वजह से इस साम्राज्य का नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। लेकिन इसका जो प्रारंभिक राजवंश था वो था संगम वंश, जिसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ये चीज बेसिकली सभी को पता रहती है। इवन अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भी पढ़ा था कि 1326 में जब दिल्ली सल्तनत पर शासन काल था मोहम्मद बिन तुगलक का, उस समय दक्षिण भारत में स्थापना हो चुकी थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन आज हम एक अलग तरीके से विजयनगर का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले उन गतिविधियों एवं उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसमें हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। क्या थी वे परिस्थितियां? आइए समझिए इन चीजों को। 1325 ईस्वी का काल था जब दिल्ली पर विराजमान था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरुशस्प ने कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया था। तो सबसे पहली गतिविधि क्या थी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सन 1325 ईस्वी में था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका चचेरा भाई था कौन? बहाउद्दीन गुरुशस्प। बहाउद्दीन गुरुशस्प ने अपनी एक अलग सल्तनत की स्थापना करी थी कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर। विद्रोह कर दिया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, और इस विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक पहुंचा कहां? दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं दक्षिण आया। क्लियर है? बहाउद्दीन भागकर कर्नाटक में स्थित कामपिली के राजा के पास पहुंच गया और वहां पर उसने शरण ली। भाई कौन था? बहाउद्दीन गुरुशस्प, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर और अपनी एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी थी। उसके इस विद्रोह का दमन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी एक विशाल सेना लेकर पहुंचा कहां? कर्नाटक। कर्नाटक का ये जो क्षेत्र है सागर, इसी के पास में एक छोटी सी रियासत थी, कौन सी? कामपिली। ठीक है, कामपिली के जो राजा थे वो मित्र थे किसके? बहाउद्दीन गुरुशस्प के। बहाउद्दीन गुरुशस्प मोहम्मद बिन तुगलक का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने मित्र एवं कामपिली के राजा के यहां शरण ले ली। और कामपिली के राजा के ही संरक्षण में सैनिक के तौर पर नियुक्त थे कौन? हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने कामपिली को विजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
ठीक है, ये जो क्षेत्र था ना काम्पिली, जहाँ के राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही भाई बहाउद्दीन गुरुशस्प को शरण दी थी, उसका क्षेत्र काम्पिली को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया दंड के रूप में। काम्पिली विजय के दौरान ही मोहम्मद बिन तुगलक ने उस राज्य के अधिकारियों में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले आया। अब आई बात समझ में, क्या हुआ था? हुआ ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक के भाई ने, बहाउद्दीन गुरुशस्प ने किया विद्रोह कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर। उसी के बाजू में एक क्षेत्र आता था काम्पिली, ठीक है। काम्पिली का राजा मित्र था किसका? बहाउद्दीन गुरुशस्प का। उसके यहां बहाउद्दीन ने शरण ले ली। अब काम्पिली के राजा को दंडित करने के लिए और अपने भाई के विद्रोह को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर विजय की और काम्पिली को दिल्ली सल्तनत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। हरिहर और बुक्का 2 सैनिक अधिकारी थे काम्पिली के राजा के अधीन, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का सामना किया था। हरिहर और बुक्का के शौर्य एवं पराक्रम से मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले आया। दिल्ली में जबरन इन दोनों भाइयों से इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया। बंदी बनाए जाने के बाद हरिहर और बुक्का से इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया। 1327-28 ईस्वी में आंध्र के तटवर्ती प्रदेशों में नायकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। वहाँ के जो शासक थे, या जो कहना चाहिए वहाँ पे जो लोग पाए जाते थे, उन्हें कहा जाता था नायक, ठीक है। तो कर्नाटक या आंध्रा के जो तटवर्ती इलाका है, वहाँ के नायकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का अपन ने पढ़ा था कि सबसे बड़ा साम्राज्य था उत्तर भारत में भी, और पूरा दक्षिण भारत भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। लेकिन विद्रोह का प्रारंभ भी उसी के शासनकाल में हुआ था। अब देखना, हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले जाया गया है और उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया गया है, ठीक है। और ये वाले जो इलाके हैं, ये है आंध्रा का तटवर्ती इलाका। यहाँ पर जो लोग पाए जाते थे उनकी उपाधि होती थी कौन सी? नायक की। यहाँ के नायकों ने विद्रोह कर दिया और इस इलाके में बहुत छोटे छोटे से साम्राज्य थे जिनका नाम था बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा और मदुरा, ठीक है। ये सारे इलाके कौन कौन से? बीदर, दौलताबाद, मदुरा और गुलबर्गा, ये सारे इलाके यहाँ पर आते थे। उस समय बहमनी साम्राज्य तो था नहीं, जो यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। बीदर, गुलबर्गा, मदुरा और ये सारे इलाके आते थे जो दिल्ली सल्तनत का अभिन्न हिस्सा थे। इन सारे इलाकों के शासकों ने मिलकर विद्रोह कर दिया, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत जो पूरा था वो विद्रोह से प्रभावित हो गया। आंध्र में प्रोलाय एवं कायप नायक नामक 2 भाइयों ने तुगलक शासन के विरुद्ध शक्ति युद्ध आरंभ किया। दक्षिण भारत के जो राजा महाराजा थे वो लोग त्रस्त हो चुके थे दिल्ली सल्तनत के अधीन रह रहकर, इसलिए विद्रोह का प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश के 2 स्थान कौन कौन से? प्रोलाय और कायप नायक। मतलब आंध्र प्रदेश के 2 लोग कौन कौन से? प्रोलय और कायप नायक। दक्षिण भारतीय नाम है, ऐसे ही अजीबोगरीब नाम से अब आपका पाला पड़ने वाला है। कौन कौन से 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आंध्रा में विद्रोह किया था? प्रोलय और कायप नायक। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के विरुद्ध युद्ध किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कायप नायक ने तेलंगाना के मुसलमान शासकों को खदेड़कर वारंगल पर अधिकार कर लिया और आंध्र प्रदेशाधीश्वर और आंध्र सुरात्राण
की उपाधि धारण की। मतलब एक तरीके से जो मुस्लिम शासक आंध्र प्रदेश वाले इलाके में शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन, उनको चुनौती देकर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से खदेड़कर बाहर कर दिया। किसने? कायप नायक ने। और उपाधि धारण करी कौन सी? आंध्र प्रदेशाधीश्वर और आंध्र सुरात्राण की। ठीक है। 1333 ईस्वी में मदुरा के तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन एहसान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मदुरा मतलब दक्षिण भारत की एक बहुत ही संपन्न रियासत थी। वहां का शासक मुस्लिम ही था जिसका नाम था क्या? जलालुद्दीन एहसान। इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये फरमान भेजा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि अब हम तुम्हारे अधीन नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र शासक हैं। आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही साम्राज्य का टूटना शुरू हो गया था। इस अशांति का लाभ उठाकर कामपिली की जनता ने सोमदेवराज के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कामपिली वही इलाका था जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था और हरिहर एवं बुक्का को वह पकड़कर ले गया था। ठीक है। तो कामपिली की जनता ने सोमदेवराज के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है। इस विद्रोह को दबाने के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को मुक्त कर दिया और उसे दक्षिण भारत भेजा और दोनों भाइयों ने विद्रोह का दमन कर दिया। क्योंकि हरिहर और बुक्का को इसीलिए छोड़ा कि तुम जैसे कामपिली के राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो, हम तुम्हें वही सैन्य अधिकारी बनाकर तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह देंगे। ये कह दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे? हरिहर और बुक्का से। और चूंकि कामपिली की जनता का विश्वास था हरिहर और बुक्का पर, इसीलिए उन दोनों को रिहा करके भेजा गया था। कहां? कामपिली के विद्रोह को शांत करने के लिए। उस समय पूरा दक्षिण भारत की ही विद्रोह की आग में जल रहा था, लेकिन हरिहर और बुक्का इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे और पूर्ण रूपेण मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन आ चुके थे और उसी के अधिकारी के रूप में वे दक्षिण भारत के कामपिली आए और वहां के विद्रोह का अंत किया। इसी समय एक बहुत बड़े हिंदू संत सामने आए जिनका नाम था विद्यारण्य। ठीक है। इसी समय वे विद्यारण्य नामक एक संत के प्रभाव में आए। कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक है। विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को बताया कि इस प्रकार के कार्य से तुम मुस्लिम शासक की अधीनता स्वीकार कर रहे हो, जिससे हिंदू धर्म अपने पतन की ओर जा रहा है। विद्यारण्य ने हरिहर व बुक्का को अपने गुरु और श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कराया। तो ये जो संत थे ना विद्यारण्य के कांटेक्ट में जब हरिहर और बुक्का आए, विद्यारण्य ने उन्हें बताया कि तुम जाने अनजाने में हिंदू धर्म को अपने पतन की ओर ले जा रहे हो, और उन्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवाया। क्योंकि हरिहर और बुक्का इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे और उन्हें हिंदू धर्म किसने स्वीकार करवाया? तो विद्यारण्य के जो गुरु थे विद्यातीर्थ, इन्होंने हिंदू धर्म पुनः स्वीकार करवाया। किससे? हरिहर और बुक्का से। हिंदू धर्म को पुनः अंगीकार करने के बाद वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर ने क्या किया? हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। एकदम से उसने विजयनगर राज्य की नींव नहीं डाली थी, या उस समय 1336 में इस रियासत को विजयनगर नहीं कहा जाता था। इस रियासत को क्या कहा जाता था? हम्पी हस्तिनावती के नाम से ये रियासत जानी जाती थी। उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा, मतलब ये जो इलाका था ना वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में था,
तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर अनीगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। क्या हुआ है कि हिंदू धर्म जब पुनः स्वीकार किया हरिहर और बुक्का ने, उसके बाद ये वापस नहीं लौटे मोहम्मद बिन तुगलक के पास। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। और क्या किया दोनों भाइयों ने? इन दोनों भाइयों ने हम्पी हस्तिनावती नामक एक राज्य की नींव डाली, इसलिए विजयनगर का पुराना नाम मिलता है हम्पी। और इसी क्रम में इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर अर्थात विद्यानगर शहर की स्थापना की। तो पहले राज्य का जो एक्चुअल नाम था वो क्या था? हम्पी हस्तिनावती। और इस राज्य में जिस शहर की इन्होंने स्थापना की थी वो था विजयनगर या विद्यानगर। लेकिन कालांतर में ये पूरा साम्राज्य ही विजयनगर के नाम से जाना जाने लगा। यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर राज्य बना और विजयनगर उसकी राजधानी बनी। विजयनगर तो क्या था? एक शहर था हम्पी हस्तिनावती का। लेकिन कालांतर में हम्पी हस्तिनावती नाम के स्थान पर पूरा साम्राज्य ही विजयनगर के नाम से जाना जाने लगा था। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ग्रहण की। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को त्यागा किसने? हरिहर और बुक्का ने। इसके लिए उन्हें प्रेरणा किसने दी? विद्यारण्य के बारे में तो आप समझ चुके हो कि विद्यारण्य ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म की ओर फिर से आकर्षित किया किसे? हरिहर और बुक्का के लिए। लेकिन एक और अलौकिक व्यक्तित्व उस काल के थे। कौन? सायण। ये वेदों के भाष्यकार थे, मतलब वेदों का विश्लेषण करते थे। वेदों में क्या लिखा है ये दूसरों को समझाते थे। तो ये दो ऐसी शख्सियत थी उस काल की। कौन कौन सी? एक तो विद्यारण्य और दूसरी सायण, जिन्होंने हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं वे? सबसे पहला है संगम वंश, जिसके बारे में मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको समझाया। संगम वंश के संस्थापक थे कौन? हरिहर एवं बुक्का। दूसरा था सालुव वंश। सालुव वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालुव। नेक्स्ट था तुलुव वंश। तुलुव वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। नेक्स्ट आरविडु वंश था, जिसके संस्थापक था तिरुमल। ठीक है। तो ओवरऑल या मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें 4 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें सबसे पहला राजवंश था कौन सा? संगम वंश। ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं संगम वंश के बारे में। स्टोरी क्लियर हो गई? क्या थी स्टोरी? मोहम्मद बिन तुगलक का जो भाई था बहाउद्दीन गुरुशास्प, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। कर्नाटक में एक स्थान आता है सागर, उस स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी विशाल सेना लेकर बहाउद्दीन के विद्रोह को दबाने के लिए सागर पहुंचा, तब बहाउद्दीन भागकर अपने मित्र एवं काम्पिली के राजा के यहां शरण ले ली। इस एवज में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर अधिकार कर लिया। काम्पिली नामक क्षेत्र के ही 2 सैन्य अधिकारी थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने सामना किया था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन दोनों भाइयों को पकड़ा और दिल्ली ले गया बंदी बनाकर।
उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया। कि कुछ ही समय बाद, यह घटना थी 1325-26 ईस्वी की, इसके कुछ 4-5 साल के अंदर अंदर दक्षिण भारत के जितने भी बड़े बड़े इलाके थे, जैसे आंध्र प्रदेश में जो नायक पाए जाते थे, उन नायकों ने इस्लामी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके में जो छोटी छोटी सी रियासतें थीं, जैसे बीदर, गुलबर्गा, दक्षिण में मदुरा, इन सारे इलाकों में भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हो गया था। क्लियर है? और उन्हीं की देखा सीखी में काम्पिली में भी विद्रोह शुरू हो गया। सोमदेश्वर विद्रोहियों का नेता बना। हरिहर और बुक्का काम्पिली को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपना अधिकारी बनाकर काम्पिली के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। दोनों भाइयों ने काम्पिली का विद्रोह दबा दिया कि तभी हरिहर और बुक्का का परिचय हुआ किससे? विद्यारण्य से। विद्यारण्य दक्षिण भारत के एक बहुत ही महान हिंदू संत थे। विद्यारण्य ने उन्हें शिक्षा दी हिंदू धर्म की, और विद्यारण्य के जो गुरु थे विद्यातीर्थ, उनसे इन दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कराया और हिंदू धर्म में इन्हें पुनः वापस लेकर आए। उसी समय वेदों के एक प्रसिद्ध भाष्यकार सायण का उदय होता है। उनके भी संपर्क में आए कौन? हरिहर और बुक्का, जिन्होंने वेदों की महानता से इन दोनों भाइयों को परिचित कराया। विद्यारण्य और सायण से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद हिंदू धर्म के पुनरुद्धार हेतु इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर नामक स्थान की स्थापना करी। हालांकि उस समय इन्होंने जिस राजवंश की नींव डाली थी वो तो था संगम वंश, लेकिन पूरा क्षेत्र जाना जाता था हम्पी के नाम से। कालांतर में ये हम्पी का क्षेत्र ही विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया, और इस प्रकार इस विजयनगर साम्राज्य में जो पहले राजवंश की शुरुआत हुई है वो है संगम वंश। संगम नाम क्यों दिया? संगम नाम देने का एक प्रमुख कारण ये था कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों में प्रथम था। ठीक है, हरिहर व बुक्का संगम के पुत्र थे। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। ठीक है, संगम वंश में कुल 7 शासक हुए हैं। पूरे विजयनगर में 4 राजवंश हुए हैं। सबसे पहला था संगम वंश, और इस संगम वंश में 7 शासक हुए हैं। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम तथा विरूपाक्ष द्वितीय इसका अंतिम शासक था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। हरिहर और बुक्का में से सबसे पहले शासक बना था कौन? हरिहर। एक और हरिहर हुआ है, इस कारण से ये जो पहला वाला हरिहर है उसके नाम के आगे लग जाता है हरिहर प्रथम। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। ठीक है, हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। ओके, इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा के तट पर स्थित थी। अब इसको मैप से समझो। ये जो पूरा क्षेत्र है ये है विजयनगर एम्पायर और विजयनगर साम्राज्य। यहां पे से तुंगभद्रा नदी निकलती है
कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के ही दक्षिणी इलाके में है कौन सा? विजयनगर। लेकिन ये देखो दो अलग अलग स्थान है, हम्पी और विजयनगर। वही हम्पी ही आज कहलाता है विजयनगर। ठीक है, तो इसको मैप से समझ लेना। और ये वाला जो पूरा इलाका है, ध्यान से देखो, ये है अहमदनगर, आज के महाराष्ट्र वाले इलाके में। ये है बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। ठीक है, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं इस इलाके में, विजयनगर के ऊपर, जैसे अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, एक और है यहाँ पर गुलबर्गा। ठीक है, ये सारी रियासतें मिलकर इन्होंने बसा दिया कौन सा? बहमनी, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और बहमनी और विजयनगर की लगभग 200 सालों तक लगातार दुश्मनी चलती रही है। और दुश्मनी के क्या कारण हैं ये भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो तुमने ये समझ लिया कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी इलाके में विजयनगर था और विजयनगर के ऊपर था बहमनी साम्राज्य, जो यहाँ की छोटी छोटी सी रियासतों से मिलकर बना था। अब एक चीज और समझ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, जहां तुंगभद्रा है उसी के थोड़े ऊपर से ये इलाका, और यहां नीचे ये जो नदी है ये है कृष्णा नदी। ठीक है, और ये जो नदी है ये है कावेरी नदी। लोकेशन देख लेना, कृष्णा ऊपर है, कावेरी नीचे है। जैसे अपन ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था ना, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, वैसे ही कृष्णा और कावेरी दो नदियां हैं, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाया दोआब। ये वाला जो इलाका है जो कृष्णा और कावेरी के बीचों बीच है, ये इलाका कहलाता है रायचूर दोआब। क्या बोलते हैं इस इलाके को? इस इलाके को कहा जाता है रायचूर दोआब। कहाँ पर आता है ये? कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य में। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी अपन को आगे। चलो, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अपन आगे चलते हैं हरिहर प्रथम पर, जो कि संगम वंश का एवं विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना तुंगभद्रा नदी पर। पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी यह सुरक्षित नहीं था। क्लियर है? ये जो इलाका था ना अनेगोंडी, ये सुरक्षित नहीं था, भले ही ये बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। और सुरक्षित ना होने के कारण ही हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी बदल दी थी। इसलिए बाद में हरिहर प्रथम ने विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, क्योंकि अनेगोंडी का जो क्षेत्र था वो ऊंचाई पर होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं था। विजयनगर के ध्वंसावशेष पर वर्तमान हम्पी में विद्यमान है। आज इस विजयनगर वाले इलाके को, हम्पी तो एक बहुत बड़ी जगह है कर्नाटक में, और आज का हम्पी पुराना विजयनगर ही था। इसलिए कहा जाता है कि विजयनगर जैसे महान साम्राज्य के जो ध्वंसावशेष हैं वो वर्तमान में हम्पी में स्थित हैं। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही हरिहर प्रथम बैठता है कहाँ? विजयनगर की गद्दी में, वैसे ही हरिहर प्रथम क्या करता है? उसका भाई तो था बुक्का, जो बहुत ही मेधावी
सेनापति था। तो अनेगोंडी से राजधानी कहां पहुंच गई है? विजयनगर। तो विजयनगर पर शासन कर रहा है कौन? हरिहर प्रथम। ऊपर से है कृष्णा नदी और नीचे से है कावेरी नदी। पहले जो विजयनगर सिर्फ एक शहर तक सीमित था, हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर इसका साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक एक्सपेंड कर दिया। आई बात समझ में? पड़ोसी राज्य वारांगल का संस्थापक कायप नायक, अपन ने देखा था कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कायप नायक ने विद्रोह किया था और अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। तो वारांगल का राजा बन गया था कौन? कायप नायक। ठीक है। उसका मित्र प्रोलय वेम, दक्षिण भारतीय नाम है, ऐसे ही है। ठीक है। और तेलंगाना वाले इलाके का शासक वीर बल्लाल तृतीय, बल्लाल है ये अपन ने वीर बल्लाल के बारे में पहले भी पढ़ा है। ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के क्षेत्र जीते थे, ठीक है, तो वीर बल्लाल तृतीय उसके विरोधी थे। तो जब विजयनगर साम्राज्य का एक्सपेंशन किया किसने? हरिहर और बुक्का ने। तो आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी शासक थे वे सब विद्रोह करने लगे किसके खिलाफ? हरिहर प्रथम के खिलाफ। देवगिरी का सूबेदार कुतलुक खान भी हरिहर का विरोधी था। ठीक है। महाराष्ट्र के पास में एक इलाका आता है, कौन सा? देवगिरी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन था। वहां का सूबेदार कौन था? कुतलुक खान। वो भी घृणा करने लगा था किससे? हरिहर प्रथम से। क्यों करने लगा था? क्योंकि हरिहर प्रथम अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर लगातार अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर रहा था। परंतु हरिहर एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने बादामी, उदयगिरी, गुट्टी के दुर्ग पर अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। ये सब छोटे छोटे से इलाके थे विजयनगर साम्राज्य के आसपास के। जब उसने एक्सपेंशन किया तो इन इलाकों में जो दुर्ग बने हुए थे, किले बने हुए थे, उन सभी किलों पर कब्जा कर लिया। कौन कौन सा? बादामी, उदयगिरी और गुट्टी के दुर्गों पर कब्जा कर लिया। जो पड़ोसी राज्य की निगाहों में थे, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम आक्रमण करेंगे, वो प्लानिंग ही करते रह गए। इतने में हरिहर प्रथम ने इन किलों को विजित ही कर लिया। इसीलिए उसके आसपास के जो पड़ोसी शासक थे वो विरोधी हो गए किसके? हरिहर प्रथम के। बल्लाल तृतीय जब मथुरा को जीतने की में व्यस्त था तो इस स्थिति का लाभ उठाकर हरिहर ने उसकी पूर्वी सीमा पर अधिकार कर लिया। वीर बल्लाल तृतीय कहां का शासक था? इस इलाके का। ये वाला जो इलाका है ना, ये वीर बल्लाल तृतीय का इलाका है। वीर बल्लाल तृतीय उत्तर चला गया था मथुरा को जीतने के लिए और बहुत सारी सेना लेकर गया था। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया किसने? हरिहर प्रथम ने। और इसके इस इलाके पर अधिकार कर लिया किसने? हरिहर प्रथम ने। क्लियर है? 1342 ईस्वी में वीर बल्लाल तृतीय की मदुरा के सुल्तान गयासुद्दीन दमगान शाह ने धोखे से हत्या कर दी। ठीक है। और अंततः वीर बल्लाल तृतीय मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद उसका पुत्र वीर बल्लाल चतुर्थ शासक बना, जो कि अयोग्य सिद्ध हुआ। कौन? वीर बल्लाल चतुर्थ। वीर बल्लाल तृतीय तो बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन वीर बल्लाल चतुर्थ उतना योग्य नहीं था। उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर हरिहर ने होयसाल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। होयसाल एक इलाका आता है दक्षिण भारत में जो वीर बल्लाल चतुर्थ के अधीन था, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था, इसलिए हरिहर प्रथम ने उसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर होयसाल राज्य को विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद 1347 ईस्वी
में उसने कादम्ब प्रदेश को भी विजयनगर में शामिल कर लिया। ये सब आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित इलाके थे, ठीक है। कादम्ब हो गया, होयसाल हो गया, और हरिहर प्रथम धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था। हरिहर प्रथम के समय में बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अगर तुम लोगों को याद हो, जब अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था तो अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के जस्ट ऊपर आ जाता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी के जो शासक थे वे भी लगातार अपना एक्सपेंशन चाह रहे थे, और हरिहर प्रथम भी लगातार अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ये उन दोनों शासकों के बीच में दुश्मनी का एक अहम कारण बना। बहमनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। क्या नाम था बहमनी वंश के संस्थापक का? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। इसने कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर, अभी मैंने समझाया था शुरुआत में, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का इलाका ही कहलाता है रायचूर दोआब। तो इस हसन बहमन शाह ने क्या किया, रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। और अपन ने देखा है कि रायचूर जो क्षेत्र था वो तो हरिहर प्रथम का इलाका था, जिस पर धोखे से अधिकार कर लिया किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक ने। और ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच दुश्मनी का पहला कारण बना। यह बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। मतलब बहमनी और विजयनगर, एक हो गया हिंदू राज्य और एक हो गया मुस्लिम राज्य। उसके बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हम विजयनगर की एक रियासत रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। यहां से इन दोनों के बीच में दुश्मनी प्रारंभ हो गई। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। मतलब हरिहर तो संस्थापक ही था विजयनगर का, संगम वंश का, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी उसने बहुत अच्छे तरीके से सुधारी थी। उसने काकतीय राज व्यवस्था, अभी हम पढ़ेंगे कुछ समय बाद काकतीय वंश के बारे में भी। काकतीयों ने जिस प्रकार से प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था को अपनाया था, उसी व्यवस्था को अपनाया किसने? हरिहर प्रथम ने। काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित किया। मतलब जैसे भारत है वर्तमान में, पूरा देश, फिर राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद तहसीलें, तहसीलों के बाद कस्बे, कस्बे के बाद गांव। वैसे ही हरिहर प्रथम ने पूरे विजयनगर साम्राज्य को विभाजित किया था किसमें? देश सबसे बड़ा। मतलब पूरा विजयनगर साम्राज्य या हरिहर प्रथम का जो भी क्षेत्र था वो कहलाता था देश। देश विभाजित था स्थलों में, और ये स्थल विभाजित थे नाडुओं में। क्लियर है? शासन में कार्यों के लिए कर्णमों के रूप में ब्राह्मणों की नियुक्ति की। लिपिक जो होते थे ना, जो इसका खाता रखते थे, कितनी आवक हुई है, कितनी जावक हुई है, उनमें ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई। उसने राज्य में कृषि के विकास का भी कार्य किया, और अंततः 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं बुक्का प्रथम के बारे में। कब से कब तक रहे बुक्का प्रथम? 1356 से 1377 ईस्वी तक। ठीक है, जो भाई थे किसके? हरिहर प्रथम के। इनके पास उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। कौन सी उपाधि थी इनके पास? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक।
क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है किसके बारे में, सायण, जो कि वेदों के भाष्यकार थे और दक्षिण भारत में एक बहुत ही विशाल हिंदू साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने वेदारण्य और सायण की प्रेरणा से ही की थी। इसलिए वेदों को पुनः स्थापित किया है किसने, हरिहर और बुक्का ने। इसीलिए बुक्का के पास उपाधि या बुक्का ने उपाधि धारण की कौन सी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। क्लियर है। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ एवं विद्या प्रेमी था। इतनी सारी क्वालिटीज थी किसमें, बुक्का में। एक महान योद्धा, अपन ने देख ही लिया कि हरिहर प्रथम ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, इस साम्राज्य विस्तार में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है किसने, बुक्का प्रथम ने। इसलिए एक महान योद्धा तो था ही। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान बात थोड़ी ना होती है। इसलिए ये एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था और विद्या प्रेमी तो ये था ही। तभी तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसके पास आई थी। अभिलेखों से उसे पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी क्यों कहा गया, उसके बारे में जरा आप यहां पर नजर डालो। पूर्वी साम्राज्य का इस प्रकार से फैलाव किया कि जो पूर्वी क्षेत्र का सागर था वो भी बुक्का के पास, पश्चिमी और दक्षिणी, ये पूरे क्षेत्र पर, मतलब दक्षिण का एक ऐसे बड़े इलाके पर अधिकार कर लिया कि तीनों सागरों से मैच करने लगा कौन, विजयनगर साम्राज्य। इसलिए बुक्का प्रथम को कहा गया दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सागर का विजेता। उसने विजयनगर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया तथा शासन का केंद्रीयकरण किया। मतलब जिस प्रकार से हरिहर ने साम्राज्य को 3 टुकड़ों में बांटा था, देश, ठीक है, उसके बाद एक छोटा इलाका आ जाता था जिसे कहा जाता था स्थल, और उसके बाद आते थे नाडु। तो विभाजन तो ऐसा ही रहा देश, स्थल और नाडुओं में, लेकिन जो प्रशासन की बागडोर है वो बुक्का ने अपने हाथों में रख ली। इसलिए कहा गया कि शासन का उसने केंद्रीयकरण कर लिया। उसने तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में सम्मिलित किया तथा वारंगल के राजा से समझौता कर बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम पर दबाव डाला और उससे कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब की मांग कर ली। समझना अब क्या किया इसने, तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है, तमिलनाडु जो कि दक्षिण में अपना एक अलग ही राज्य चल रहा था, विजयनगर लगातार एक्सपेंड होते होते दक्षिण की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो उस तमिलनाडु क्षेत्र को शामिल कर लिया किसमें, विजयनगर क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए तो 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया ये। ठीक है, और वारंगल के राजा से समझौता किया। वारंगल मतलब आंध्र प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो बाउंड्री पर आता था किसकी, विजयनगर की, वहां के शासक से समझौता किया, उनकी सेना भी अपने पास कर ली और अपनी सेना भी सम्मिलित कर ली, जिससे कि बहमनी जो आ जाएगा ऊपर और वारंगल के बाजू में, वहां के जो शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम, उन पर दबाव डाला गया। ठीक है, और उसने जो कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब पर कब्जा कर लिया था बहमनी से, वो वापस लिया किसने, बुक्का ने। रायचूर दोआब पर स्थित मुदगल के किले जो किसने ले लिया था, बहमनी के शासक ने। रायचूर दोआब में स्थित मुदगल के किले को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ। किस किस के बीच, बुक्का प्रथम और बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम
किस चीज को लेकर? रायचूर दोआब पर स्थित मुदगल के किले को लेकर। दोनों पक्षों की तरफ से बारूद का प्रयोग किया गया। ये पहला ऐसा इंसिडेंस है जब पूरे दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। कौन सा है? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का कारण क्या था? रायचूर पर स्थित मुदगल का किला। ठीक है, यह दक्षिण में बारूद के प्रयोग का पहला उदाहरण था। ठीक है, अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसके अंतर्गत कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। युद्ध में कोई शासक मरा नहीं था। ठीक है, कृष्णा नदी की लोकेशन देखी जो मैंने पहले बता दी है आपको। उस कृष्णा नदी को बाउंड्री मान लिया गया। कृष्णा नदी के ऊपर आ जाएगा बहमनी, कृष्णा के नीचे आ जाएगा विजयनगर। ये निष्कर्ष निकला इस मुदगल के किले के युद्ध का। लेकिन ये युद्ध प्रासंगिकता क्यों रखता है? ये इसीलिए प्रासंगिकता रखता है क्योंकि दक्षिण भारत में इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय थी। ठीक है, मदुरा वाला जो इलाका था वो भी जीत लिया था किसने? बुक्का प्रथम ने, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। आज का मदुरई जो तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है, उस समय का मदुरा था, जिसमें रामेश्वरम, वर्तमान रामेश्वरम का इलाका भी शामिल है। तो मदुरा विजय करने के बाद विजयनगर साम्राज्य की जो रियासत थी वो दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। पश्चिमी क्षेत्र तो था ही विजयनगर के पास, पश्चिमी समुद्र, पूर्वी समुद्र भी जीत लिया क्योंकि वारंगल का क्षेत्र भी विजयनगर में शामिल हो गया। दक्षिण में विजयनगर की सीमा टच करने लगी रामेश्वरम को। इसीलिए 3 समुद्रों का स्वामी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समुद्रों का स्वामी कहा गया है किसे? बुक्का प्रथम को। मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। ठीक है, मतलब जो सेना की टुकड़ी को मदुरा विजय करने के लिए भेजा था, उस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व बुक्का प्रथम का पुत्र कंपन कर रहा था। क्या नाम था उसके पुत्र का? कंपन। तो कंपन ने नेतृत्व किया था किसका? मदुरा की विजय करने का। मदुरा को विजित करने के बाद बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को इस नवविजित तमिल प्रदेश पर विजयनगर का वाइसरॉय नियुक्त किया। क्लियर है? मतलब जो कंपन पुत्र था किसका? बुक्का प्रथम का, जिसकी मदद से मदुरा क्षेत्र को जीता गया था, उसी मदुरा का राज्यपाल बना दिया गया किसे? कंपन को। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी थी। कौन थी कंपन की पत्नी? गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय को अपने ग्रंथ मदुरई विजयम में बड़ा सजीव वर्णन किया है। तो ये चीज याद रखना, बुक्का प्रथम का पुत्र था कंपन, जिसने मदुरई को जीता था। क्लियर? कंपन की ही पत्नी थी कौन? गंगा देवी। किसकी पत्नी थी? कंपन की। और अपने पति की विजय गाथा, मदुरई को विजय करने की जो विजय गाथा थी, ये गंगा देवी ने चरितार्थ करी है किसमें? मदुरई विजयम नामक किताब में। क्लियर है? तो मदुरई विजयम में क्या लिखा गया है? कंपन, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन के द्वारा मदुरई को विजय करने की विजय गाथा का वर्णन किया गया है। और मदुरई विजयम नामक किताब की लेखिका कौन है? गंगा देवी। और वे पत्नी थी किसकी? कंपन की, अर्थात बहू थी बुक्का प्रथम की। बुक्का एक योग्य शासक था, जैसा कि हम सब जानते हैं।
धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया, इसलिए तो उपाधि धारण की कौन सी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की, तथा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के प्रति भी उसने सहिष्णुता की नीति का पालन किया। मुस्लिम शासकों जैसा काम नहीं किया कि जबरन किसी हिंदू को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए। जितने भी मुस्लिम विजयनगर साम्राज्य में रहे हैं वे सब संतुष्ट थे किससे? बुक्का प्रथम से। उसने जैनियों तथा वैष्णवों के मध्य समन्वय स्थापित किया तथा वेद एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाईं। टीकाएं जैसे जनरल स्टडीज तो इतनी मोटी आती है जिसमें भी वो खत्म नहीं होती। जनरल स्टडीज की स्टार्टिंग तो है लेकिन कोई एंडिंग नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ल्यूसेंट पढ़ते होंगे, ये किताब पढ़ ली मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। था एक टाइम कि ल्यूसेंट पढ़ने से सिलेक्शन होते थे, लेकिन अब बच्चों कंपटीशन इतना हो गया है कि वो किताब कंसेप्ट बनाने के काम की नहीं है। आप पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद आप रिवीजन करो ल्यूसेंट से। सबसे अच्छा है ल्यूसेंट फाड़ के फेंको, आप स्वयं के नोट्स बनाओ, उन नोट्सों से रिवीजन करो। ठीक है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि टीकाएं क्या होते हैं। एक बहुत बड़े ग्रंथ की कंसाइज फॉर्म में जब टिप्पणी होती है उसको कहते हैं टीका। टीका इसलिए लिखा जाना था वेदों में कि वेद अगर व्यक्ति पढ़ने बैठेगा, ठीक है, तो उसको सालों बीत जाएगी लेकिन वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो एक छोटे फॉर्म में हर किसी तक वेदों का ज्ञान पहुंचाने के लिए बुक्का प्रथम ने टीका लिखवाए छोटे छोटे से, कि वेदों के जो मेन आधार है, वेदों में जो मेन बात कही गई है वो आम जनता तक पहुंच जाए और उसका अध्ययन बहुत ही कम समय में कर लिया जाए। इसलिए एक नोट्स प्रकार के बना दिए गए वेदों के, उसको कहा गया वेदों पर टीकाएं। ठीक है, उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को पराश्रय दिया था। अपन को मालूम है कि सायण कौन थे? ये वेदों के भाष्यकार थे जिन्होंने वेदों का विश्लेषण किया है। वेदों में तो बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी है, उसको आम भाषा में कन्वर्ट करके आम जनता तक उसके नॉलेज को प्रसारित किया था किसने? सायण ने। इसलिए सायण कहलाए हैं वेदों के भाष्यकार। उसने राज्य की वैदेशिक नीति को भी विकसित करने का प्रयास किया। किसने? बुक्का प्रथम ने एक विदेश नीति का भी निर्धारण किया विजयनगर साम्राज्य की। इस उद्देश्य से उसने चीन में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। कहां पर? चीन में। क्योंकि उसने अपनी विदेश नीति को फिर से बनाया था, इसलिए वो अकेले भारत और उसके आस पड़ोस के राज्यों को ही नहीं बल्कि आज के भारत के बाहर जैसे चीन आता है वहां के राजाओं से भी अच्छे संबंध स्थापित करना चाह रहा था। इसलिए उसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आज का ये लेक्चर बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपन यहीं तक ही इसको पढ़ते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आज हमने हरिहर, बुक्का एवं उन परिस्थितियों का अध्ययन कर लिया है जिसमें विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई है। ठीक है, आज इसको यहीं तक पढ़ते हैं अपन। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।